हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एनग्रोजिंग वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम बनने की कहानी और साथ में ही परमाणु बम बनाने वाले महान साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे यह परमाणु बम बनाया गया, अमेरिका को क्यों परमाणु बम बनाने की ज़रूरत पड़ी और रॉबर्ट ओपेनहाइमर का भगवद गीता और हिंदू धर्म के प्रति क्या लगाव था, ये सब बात हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 1939 के आसपास सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने तकरीबन पूरे यूरोप में आतंक मचा दिया था। हिटलर खास करके वहाँ के जूइश यानी कि यहूदी लोगों पर ज़्यादा आतंक मचा रहा था। सभी जूइश लोगों को यूरोप में से वो भगा रहा था, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक भी शामिल थे। साइंटिस्ट यूजेन विग्नर और लियो जिलार्ड भी हिटलर के आतंक की वजह से अपना देश छोड़कर अमेरिका चले गए थे। इसी दौरान जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान और लीस माइटनर ने अणु को विभाजित करने का प्रयोग एकदम सफलता से कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी सफलता थी। इसी वजह से जर्मनी अब परमाणु बम आसानी से बना सकता था। यह बात यूजेन विग्नर और लियो जिलार्ड, जो अपना देश छोड़कर अमेरिका चले गए थे, उन्हें भली भांति मालूम थी। उन दोनों को लगता था कि अगर हिटलर जैसा तानाशाही और क्रूर नेता परमाणु बम बना लेगा तो दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए ये दोनों यह परमाणु बम की बात अमेरिका के प्रमुख रूजवेल्ट तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वे दोनों बहुत छोटे वैज्ञानिक थे, इसलिए अमेरिकी प्रमुख फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तक यह बात पहुंचाना उनके लिए बड़ा कठिन था। इसलिए दोनों ने वहाँ के महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद ली और अल्बर्ट आइंस्टाइन से रूजवेल्ट को पत्र लिखवाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पत्र पढ़कर अमेरिकी प्रमुख रूजवेल्ट को पता चल गया कि नाजी जर्मनी और हिटलर अगर परमाणु बम बना लेंगे तो विश्व को हिटलर के आतंक से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए रूजवेल्ट को यह वास्तविकता का भान हो गया कि अणुबम का जवाब अणुबम ही हो सकता है, अन्य कुछ नहीं। साथ ही अणुबम बनाने से अमेरिका महासत्ता भी बन सकता था। इसलिए अमेरिका के लिए परमाणु शक्ति बनने का यह सबसे अच्छा टाइम था। तो परमाणु बम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए अमेरिका के संरक्षण मंत्री ने मुख्य प्रतिनिधि के रूप में लेस्ली ग्रूस को चुना। लेस्ली ग्रूस के बारे में यह कहा जाता था कि वह जो भी काम अपने हाथ में लेता था उसे पूरा करके ही रहता था। लेस्ली ग्रूस ने मुख्य प्रतिनिधि के रूप में परमाणु बम बनाने के काम को अपने हाथ में लिया और इस कार्य को सितंबर 18, 1942 को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के रूप से शुरू किया। परमाणु बम बनाने के लिए मुख्य तत्व यूरेनियम होता था और यूरेनियम का शुद्धिकरण सबसे पहले अनिवार्य था और यह काम कोई भौतिक शास्त्र का निपुण ही कर सकता था। इसलिए लेस्ली ग्रू ने यह काम के लिए महान फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को चुना, क्योंकि लेस्ली ग्रूस ओपेनहाइमर को और उनकी निपुणता के बारे में पहले से ही जानते थे। अणुबम बनाने के लिए यूरेनियम का कितना जत्था होना चाहिए, अणुबम की यंत्र की रचना नक्की करना, एक्सीडेंटली कोई धमाका ना हो जाए, उसका फुल प्रूफ आयोजन और इस सब के लिए अति सूक्ष्म मैथ्स का ज्ञान सिर्फ रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पास ही था, ऐसा लेस्ली ग्रूस को लगता था। इसलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बिना प्रोजेक्ट मैनहट्टन सफल होना मुश्किल था। इसके बाद लेस्ली ग्रूस और ओपेनहाइमर ने बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और इंजीनियर को इकट्ठा किया और न्यू मैक्सिको की एथिकल कल्चर स्कूल को अपना मुख्य कार्यालय बनाया और प्रोजेक्ट मैनहट्टन की शुरुआत की। इसी दौरान अप्रैल 12, 1945 को अमेरिका को यह समाचार मिले कि उनके प्रमुख फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मौत हो गई है। उस समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने रूजवेल्ट को श्रद्धांजलि देने के बाद भगवद गीता के कुछ संस्कृत श्लोक्स को याद किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जर्मन, ग्रीक, लैटिन और डच भाषा के अच्छे जानकार थे, लेकिन संस्कृत भाषा ने उनको बहुत मोहित किया था। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता को समझने के लिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने संस्कृत भाषा को सीखा था। 1933 में जब उनके पिता ने उनको नई कार गिफ्ट की थी तो उसका नाम भी रॉबर्ट ने गरुड़ रखा था। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद अमेरिका के नए प्रमुख हैरी ट्रूमन बने। इसी समय अप्रैल 30 को एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और उसके 10-12 दिन बाद जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर लिया था। अब उसके बाद प्रमुख हैरी ट्रूमन के सर्कल में यही बात चल रही थी कि अब अमेरिका को परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। जून 1945 में 12 साइंटिस्ट और कुछ विचारकों ने अणुबम के कार्यक्रम को बंद करने का दस्तावेज तैयार किया और सरकार को भेजा, लेकिन उसकी कोई असर नहीं हुई। आखिरकार लॉस एलामोस में अणुबम तैयार हो गया था। परीक्षण के लिए जुलाई 16, 1945 की तारीख नक्की कर दी गई और न्यू मैक्सिको का एक वीरान प्रदेश चुना गया। अब जब परीक्षण का टाइम नज़दीक आ रहा था, तब ओपेनहाइमर को लग रहा था कि यह उन्होंने क्या कर दिया।
ये खोज आने वाले भविष्य में कितनी भयानक और विनाशक बनेगी, ये सब सोच के साथ वे बहुत तनाव और मायूसी में थे। ओपेनहाइमर अणु परीक्षण नहीं करने के हिमायती बन चुके थे। विस्फोट की अगली रात उनका मन बहुत तनावपूर्ण और मायूस था और वह भगवद गीता के श्लोक को बार बार बोले जा रहे थे, जिससे उनको मानसिक शांति मिल रही थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यह परीक्षण के अणु विस्फोट को ट्रिनिटी नाम दिया, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ध्यान में रखकर दिया गया हो ऐसी पूरी संभावना थी। अणु बम को रखने के लिए एक ऊंचा टावर बनाया गया। विस्फोट देखने के लिए सारे साइंटिस्ट परीक्षण केंद्र से 30 किलोमीटर के सेफ डिस्टेंस पर बैठे थे। सुबह के 5:10 हुई थी। काउंटडाउन कर रहे सैम एलिसन नाम के भौतिक शास्त्री ने लाउड स्पीकर में बोला, इट्स नाउ 0-20 मिनट्स। समय बीत रहा था और परीक्षण का टाइम नजदीक आ रहा था और सारे साइंटिस्ट मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे और सबसे ज्यादा तनाव और मायूसी ओपेनहाइमर को हो रही थी। तभी लाउड स्पीकर में सैम एलिसन की आवाज आई, नाउ। इसके बाद अचानक धरती हिलने लगी। देखने वाले तुरंत आंखें बंद कर दे ऐसी तेज आग की लपटों की रोशनी आकाश में फैलने लगी। देखते देखते मशरूम के शेप में वो आग आकाश में फैलती गई और चारों ओर तेज पवन की लहरें फैलने लगी। कुछ साइंटिस्ट खुश हो रहे थे तो कुछ भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ साइंटिस्ट स्तब्ध रह गए थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर खड़े हुए और ट्रिनिटी टावर की तरफ देखा तो टावर पूरा पिघल गया था। उस टावर का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। ओपेनहाइमर को तब वापस भगवद गीता का यह श्लोक याद आया, जिसका मतलब था, मैं सब लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, लोगों के संहार करने के कार्य में जुट चुका हूँ। तुम्हारे बिना लड़े ही सामने के सारे सैनिक नाश हो जाएंगे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता ने विश्व प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुद बहुत दुखी थे। यह दुख खत्म हो उससे पहले ही उनके हृदय को हिला देने वाला आघात उनको लगा। दरअसल जापान के साथ बातचीत या संधि से अंत न लाके अमेरिका ने वहां के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम बरसा दिए। दोनों शहरों में कुल मिला के 2 लाख से भी ज्यादा जापानीज लोग मारे गए। इस भयानक अनर्थ के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने आप को अपराधी मानने लगे। इसके बाद अपने मन की बात रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जाहिर में करना शुरू किया। उन्होंने अणु बम के दुष्परिणाम और विध्वंस को देखा। उसके बाद अमेरिका को और अणु बम न बनाने का और रशिया के साथ समझौती करने का मंतव्य दिया। इसलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर रशिया की तरफदारी करने के आरोप लगे। जापान पर अणु बम विस्फोट के 5 साल बाद अगस्त 29, 1949 को साम्यवादी रशिया ने अपना पहला परमाणु बम तैयार किया। इससे ओपेनहाइमर पर लगे आरोप और भी मजबूत हो गए, क्योंकि भूतकाल में उनकी अमेरिकी साम्यवादी सभ्य के साथ मैत्री थी। हालांकि इस मैत्री को बहुत ही बड़ी भूल समझकर उन्होंने तोड़ दिया था। ओपेनहाइमर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया गया और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया। उसके बाद ओपेनहाइमर पर इतने आरोप लगाए गए कि पुरावों के बिना ही वो अपराधी लगने लगे। रॉबर्ट ने अपने बचाव में सिर्फ यही कहा कि अगर वो देशद्रोही होते तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सफल ना होने देते। साइंटिफिक सर्कल में से ओपेनहाइमर को बाहर निकाल दिया गया। बाकी का जीवन उन्होंने सामान्य नागरिक की तरह बिताया, लेकिन बदनामी के बोझ के साथ। सालों बाद अमेरिका को यह बात समझ आई और वापस ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का उन्होंने निर्णय किया और व्हाइट हाउस में ओपेनहाइमर के सम्मान के लिए एक प्रोग्राम रखा। इस समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन पे लगा कलंक इतना दुख, यातना और कड़वे घूंट पीने के बाद मिटा। ये दिलासा रॉबर्ट ओपेनहाइमर के हृदय को कितना सुख दे पाया होगा वो तो कौन जाने। जीवन की काफ़ी यात्रा कांटों पे चलने के बाद फरवरी 18, 1967 के दिन द फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर का निधन हुआ।